हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो किडनी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है एंड किडनी में जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनको अगर हम कट करें, ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शन लें तो उनमें जो ग्लोमेरुलस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये किडनी में जो ग्लोमेरुलस है उसके क्रॉस सेक्शन की डायग्राम है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किडनी की और उसकी पैथोलॉजीज़ की कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें जो पैथोलॉजीज़ होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस पैथोलॉजी में हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं और हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो किडनी है ना, इसके स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक टफ कैपिलरीज जिनको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, ठीक है, और उसके साथ सराउंडिंग में हमारे पास होता है बोमेन्स कैप्सूल, जिसकी हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है पैराइटल लेयर और दूसरी होती है विजुअल लेयर। ठीक है, जो पैराइटल लेयर होती है ना वो बोमेन्स कैप्सूल को ही सराउंड कर रही है, ये वाली पैराइटल लेयर है, ठीक है, ये जो यहाँ पर नज़र आ रही है। और उसके बाद जो होती है ना वो होती है पोडोसाइट्स की बनी हुई विजुअल लेयर। ठीक है, पोडोसाइट्स होते हैं, इनके फूड प्रोसेसेस भी होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये यहाँ पर नज़र आ रही है कि पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस, ठीक है, ये जो है ना ये विजुअल लेयर ऑफ द है बोमेन्स कैप्सूल की विजुअल लेयर, ठीक है, जो पोडोसाइट्स की बनी हुई है, और ये है बोमेन्स कैप्सूल की पैराइटल लेयर। सही हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना ये टफ कैपिलरीज जो नजर आ रही है, ये ग्लोमेरुलाई है ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेसेंजियल सेल्स हैं, ठीक है, और मेसेंजियल सेल्स जो है वो मेसेंजियल मैट्रिक्स के अंदर हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ग्लोमेरुलस का। ठीक है, नीचे जो हमारे पास डायग्राम में है ना ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन रेड कलर की है। इसके जो सराउंडिंग में नीचे है ना यहाँ पर ये है पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास है स्लिट डायग्राम, ठीक है, जहाँ पे जो आप कह लो डायग्राम ग्लोमेरुलस की जो उसका होता है ना जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, ये उसकी डायग्राम जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है ना उसमें हमारे पास एक एफरेंट आर्टरियोल होती है जो टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल रन करती है, और एक होती है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जो ग्लोमेरुलस होता है ना, इस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है एफरेंट आर्टरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दरमियान बनता है, वो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है जो कि एफरेंट आर्टरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना उसके साथ मिलके बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होते हैं ना कुछ सेल्स उनकी थिकनिंग हुई होती है जिनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये है एफरेंट आर्टरियोल, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसमें हमारे पास ये पोडोसाइट्स हैं ग्रीन कलर के, और ये जो है ना बोमेन्स कैप्सूल की पैराइटल लेयर है, और ये बोमेन्स कैप्सूल की जो ग्रीन कलर की लेयर है ना ये पोडोसाइट्स की बनी हुई विजुअल लेयर है। ठीक है, तो ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, पैराइटल लेयर, विजुअल लेयर, पोडोसाइट्स। उसके बाद ये जो है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके साथ दरमियान में ही बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद ये मेसेंजियल सेल्स हैं जो मैंने दिखाए थे मेसेंजियल मैट्रिक्स में। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है ना ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये जो है ना ये एफरेंट आर्टरियोल है, और ये वाली जो है ना ये एफरेंट आर्टरियोल है, और ये जो एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी है ना इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इसमें एफरेंट आर्टरियोल आता है, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, और साथ ही साथ ये जो है ना जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, और जो कुछ सेल्स होते हैं ना डीसीटी के वो थिकन्ड हुए होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, उनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है मैक्यूला डेंसा, ठीक है, ये सोडियम को सेंस कर लेता है, और ये जो है ना हो गया पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें आपने हर चीज़ याद रखनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखनी है, बोमेन्स कैप्सूल की लेयर्स याद रखनी है, मेसेंजियल सेल्स को याद रखना है। उसके बाद जो है ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर में आपने एफरेंट आर्टरियोल्स को याद रखना है, और इसके अलावा मैक्यूला डेंसा, डीसीटी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इन सब का पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये थी हमारे पास लेयर्स, ठीक है, ये किडनी का हो गया स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस का। हमने देख लिया कि किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस का वो कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी की कुछ पैथोलॉजीज की। ठीक है, कि किडनी में कुछ पैथोलॉजीज होती हैं, कुछ डिसीज़ होती हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिसीज़ हुई है, तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किडनी पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ होती है जिसका हम बात करने लगे हैं अभी, जिसके बारे में
तो जिस डिसीज़ की बात करने लगे थे हम, वो है हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है ना, ये बहुत कॉमन डिसीज़ है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ना, जो पेशेंट आएगा ना, वो आके आपको ये कहेगा कि जो उसका यूरिन है ना, उसमें आरबीसी कास्ट उसको मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यूरिन में आरबीसी कास्ट अगर आएंगे तो हम कहेंगे कि उस पेशेंट को क्या है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। और अगर किसी पेशेंट के यूरिन में आरबीसी कास्ट ना हो बल्कि फैटी कास्ट हो, तो उसको क्या इशू होगा, उसको होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में आरबीसी कास्ट होते हैं यूरिन में, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फैटी कास्ट आते हैं यूरिन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए और फाइंडिंग्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या याद करना है कि जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है ना, उसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट की मेम्ब्रेन होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज होते हैं वो यूरिन में आते हैं, ठीक है। और आरबीसीज यूरिन में आते हैं और हेमेटूरिया जो है ना पेशेंट को होगा, ठीक है, उसका ब्लड आ रहा होगा यूरिन में। साथ ही साथ उसको ओलिगोयूरिया होगा, ठीक है। उसकी जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, अमाउंट होती है यूरिन की, वो कम होगी और उसको एजोटीमिया होगा। एजोटीमिया जो है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रेटिनिन यूरिया का लेवल होता है ना, वो बॉडी में ब्लड में ना इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्रेटिनिन और यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, उनका जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, उसको कहते हैं एजोटीमिया। साथ ही साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट जो है ना, उसको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी होंगे, और साथ ही साथ जो प्रोटीन यूरिया होगा वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होगा। तो सिम्टम्स क्या क्या हुए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। इसमें हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना, इसके अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम, इसके अंदर हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब वो एग्जांपल्स क्या हैं, पहले है हमारे पास एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकंड है हमारे पास गुड पैस्चर सिंड्रोम, द थर्ड वन इज IgA नेफ्रोपैथी बर्जर्स डिसीज, द फोर्थ वन इज एल्पर्ट सिंड्रोम, एंड द फिफ्थ वन इज मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड द लास्ट वन इज डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 6 एग्जाम्पल्स हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, जो पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस अटैच्ड ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, वो पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैरियर चार्ज होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और उसकी वजह से प्रोटीन्स जो है ना, उनका लॉस होता है यूरिन में, और प्रोटीन यूरिया हो जाता है। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन होती है ना, वो डैमेज हो रही थी, जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पोडोसाइट्स होंगे ना, वो डैमेज हो जाएंगे जो अटैच थे बेसमेंट में ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से चार्ज इम्पेयरमेंट हो जाएगी, और कुछ जो प्रोटीन्स होंगे वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे यूरिन में, और प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे था, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होगा। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स होंगे ना पेशेंट में, हम जो देखेंगे वो होंगे जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है, उसको एडिमा हुआ होगा ऑब्वियसली ड्यू टू मैसिव प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लॉस इन यूरिन मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। साथ ही साथ जो पेशेंट है ना, उसको यूरिन में फैटी कास्ट मिलेंगी, और जो है ना, उसको हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया होगा, यानी कि उसके ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। साथ ही साथ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें जो है ना, एंटीथ्रोम्बिन 3 के लॉस की वजह से हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स हो जाती हैं, यानी कि जो पेशेंट है ना, वो बहुत इजीली उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है, और क्लॉट्स बन सकते हैं, और इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अच्छा, तो ये थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो इनको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स थे। मैसिव प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, फैटी कास्ट इन यूरिन एंड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया एंड जनरलाइज्ड एडिमा। इसके अंदर जो है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये जो है ना, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी होता है डायरेक्ट पोडोसाइट्स के डैमेज होने की वजह से,
जबकि सेकेंडरी होता है कि पोडोसाइट्स डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन वो किसी डिसीज़ की वजह से डैमेज हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या कोई और डिसीज़ हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से जब पोडोसाइट्स डैमेज होते हैं ना तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी कब होगा? जब पोडोसाइट्स खुद ही डैमेज हो रहे हैं, डायरेक्टली डैमेज हो रहे हैं, तो तब होगा प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आता है, कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो है हमारे पास मिनिमल चेंज डिसीज नंबर 1, नंबर 2 फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, नंबर 3 मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, नंबर 4 अमाइलोइडोसिस एंड नंबर 5 डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। ये होगी 5 एग्जांपल्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, ठीक है, उनकी हर एक डिसीज़ के बारे में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की भी, ठीक है। जो भी मैंने एग्जांपल्स के भी नाम लिए हैं ना, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मिनिमल चेंज डिसीज़। मिनिमल चेंज डिसीज़ जो है ना उसको हम कहते हैं, इसका एक सेकेंड नेम भी होता है जिसको कहते हैं लेपॉइड नेफ्रोसिस। अब इसका ये नाम क्यों है लेपॉइड नेफ्रोसिस? इसका ये नाम इसीलिए है कि जो किडनी है ना उसमें जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होती है ना उनमें लिपिड्स की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से लेपॉइड नेफ्रोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमल चेंज डिसीज में क्या होता है कि जो लिपिड है वो डिपोजिट कर जाता है इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, जिसकी वजह से वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में लिपिड्स की डिपोजिशन नज़र भी आ रही होती है अंडर द आप जब लाइट माइक्रोस्कोप देखते हो, ठीक है, तो वो आपको लिपिड्स की डिपोजिशन नज़र आ रही होती है किसमें? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में। मिनिमल चेंज डिसीज को हम लेपॉइड नेफ्रोसिस इसलिए कहते हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है। ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें ना जब इडीमा होता है और आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो तो वो इडीमा बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। मतलब कि अगर किसी चिल्ड्रन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है? मिनिमल चेंज डिसीज़ है। अच्छा, इसकी जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या होती हैं इसकी कॉजेज़। इसकी कॉजेज़ होती हैं इडियोपैथिक इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन वगैरह, ठीक है, हॉस्किन लिम्फोमा, साइटोकाइन मेडिएटेड डैमेज, ये सब इसकी कॉजेज़ होती हैं, ठीक है, मिनिमल चेंज डिसीज़ की। अब मैं ना इसकी आपको डायग्राम दिखाती हूँ। जो मिनिमल चेंज डिसीज़ है ना, यहाँ पर ये डायग्राम शो की हुई है। ये जो है ना पोडोसाइट्स जो है ये खराब हो गए, ठीक है, और ये जो है ना मिनिमल चेंज डिसीज़ की डायग्राम है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये जो है ना डायग्राम ये है वैसे स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर डायग्राम है। तो हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें अबाउट मिनिमल चेंज डिसीज़, तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर मिनिमल चेंज डिसीज़ के बारे में है। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स है ना उनकी डिपोजिशन हुई होगी, ठीक है, पीसीटी में, और ये डायग्राम आपको इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलाई है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जब आप देखेंगे तो ग्लोमेरुलाई आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। इसलिए हमें ये जो मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम है मिनिमल चेंज डिसीज़ की, इसमें जो हमें ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल ग्लोमेरुलाई है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे ना तो हमें ये जो पोडोसाइट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हमें इनकी इफेसमेंट नजर आएगी, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स, ये हमें नजर आते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, अबाउट द मिनिमल चेंज डिसीज। और अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखेंगे तो वो हमें नेगेटिव ही नजर आएगा। इसकी अगर पैथोजेनेसिस की बात की जाए, ठीक है, ये तो होगी ना इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कि डायग्राम में हमें कैसे नजर आएगा। लेकिन अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मोस्टली मिनिमल चेंज डिसीज होती है ना, ये पोडोसाइट्स की इंजरी की वजह से होती है या इसका कॉज अननोन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, ठीक है। जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ये मोस्टली एक ऐसी डिसीज़ है जो HIV इन्फेक्शन, सिकल सेल डिसीज़, हीरोइन यूज़ की वजह से भी हो जाती है। लेकिन इसमें भी एडीमा होता है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने से वो एडीमा ठीक नहीं होता, ठीक है। ये डायग्राम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस की, ठीक है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम है, ये मतलब कि हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आप कह लें, ठीक है। इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें? इसमें नज़र ये आ रहा है कि जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस है ना, इसमें जो किडनी है ना
उसके जो सेगमेंट्स हैं उसमें स्क्लेरोसिस हुई हुई है और हाइलाइन डिपोजिशन हुई हुई है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। किडनी के कुछ सेगमेंट्स में, कुछ पॉइंट्स में स्क्लेरोसिस हुई हो, वहाँ पे फाइब्रोसिस हुई हो और वहाँ पे हाइलाइन डिपोजिशन हुई हो, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में जो है ना वो फूड प्रोसेसेस की डिफ्यूज इफेसमेंट नजर आएगी पोडोसाइट्स के, ठीक है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सेगमेंटल स्क्लेरोसिस एंड हाइलिनोसिस जो है वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें भी इमेरोफ्लोरेसेंस होती है, वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए अबाउट द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, तो उसकी पैथोजेनेसिस में ये होता है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, जब वो इंजर्ड होते हैं तो उसकी वजह से कुछ प्लाज्मा, कुछ फैक्टर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड में जाते हैं और कुछ साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने के बाद जो है ना वो फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस करा देते हैं। ये जो किडनी के सेगमेंट्स होते हैं ना उनमें स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू दैट साइटोकाइंस एंड सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू दैट फैक्टर्स जो प्लाज्मा में प्रोड्यूस हुए थे। तो इसकी पैथोजेनेसिस कुछ ऐसे है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को हम मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है ना वो बनती हैं अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के अगेंस्ट जब भी एंटीबॉडीज़ बनेगी ना तो हमने कहना है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डिसीज़ है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ठीक है। ये है डायग्राम जो नज़र आ रही है, ठीक है।